आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे कैम्ब्रिज आईजीसीएसई का फरवरी मार्च 2024 का एमसीक्यू का पेपर, जो कि एक्सटेंडेड सिलेबस का है। 45 मिनट्स का टाइम है और इसमें हमने 40 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं सारे, और एक सेपरेट आंसर शीट मिलती है जिसमें जो आंसर हमने सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन किसी क्वेश्चन के लिए, उसको हम उस पर शेड कर देते हैं। बाकी कोई भी वर्किंग करनी है या बाकी चीज़ें हैं, वो सब का सब इस क्वेश्चन पेपर पे ही करना होता है। सॉफ्ट पेंसिल से आंसर्स को शेड करना होता है, ऑप्शंस को। कोई करेक्शन फ्लूइड वगैरह यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती। कैलकुलेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू हमने 9.8 कंसिडर करनी होती है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल या वेट ऑफ 1 किलोग्राम should be taken as 9.8 न्यूटन्स। टोटल 40 मार्क्स का पेपर है। ईच करेक्ट आंसर विल स्कोर 1 मार्क। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इस वजह से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसी एमसीक्यू उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए। एटलीस्ट कोई एक आंसर तो लेना चाहिए अगर बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एनी रफ वर्किंग शुड बी डन ऑन दिस क्वेश्चन पेपर। A student has measuring cylinder containing water and also has a balance. Which of these could she use to find the volume of a small metal sphere? Objective ये है कि हमने small metal sphere का volume find करना है. She has no other apparatus. Either the measuring cylinder containing water or the balance. अब ये जो balance है ये तो हम mass measure करने के लिए use करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। द मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर ओनली, इससे हम उसका वॉल्यूम आराम से मेजर कर लेंगे जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है जिसे हमने मेजर करना है। द बैलेंस ओनली इज नॉट करेक्ट, उससे मास मेजर होगा। नीदर द मेजरिंग सिलेंडर नॉट द बैलेंस। तो मेथड यही होता है कि हम पहले कुछ वाटर उसमें मेजरिंग सिलेंडर में लेते हैं और उसका इनिशियल वॉल्यूम नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें मेटल स्फेयर को प्लेस करेंगे और जो इंक्रीज इन वॉल्यूम आएगा वो फाइंड कर लेंगे। सेकेंड रीडिंग में से फर्स्ट रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। Number two, the diagram shows a solid object on a flat surface with two forces acting on the object. 4 Newton is acting to the right and 3 Newton is acting to the left. What is the resultant force on the object? तो ग्रेटर में से हम लेसर वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ग्रेटर की डायरेक्शन में हमारे पास रिजल्टेंट मिलेगा और वो 1 न्यूटन का होगा टू द राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला होगा, ऑप्शन बी। थर्ड, a ball is falling towards the ground, which transfer between energy stores is taking place. So when something is falling, इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूसली अपनी हाइट लूज कर रही है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हाइट कम होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अच्छा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उसे पुल कर रही है, तो उससे वो एक्सेलरेट करवाएगी उसको, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और स्पीड इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सो इलास्टिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन सही नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू इलास्टिक एनर्जी ये भी सही नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी करेक्ट ऑप्शन होगा। काइनेटिक टू ग्रेविटेशनल ये भी सही नहीं है। ये उस वक्त होगा लास्ट वाला ऑप्शन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉलिंग, इंस्टेड इट इज गोइंग अप और गेनिंग हाइट। ओके, विच रो कंटेन्स वन स्केलर एंड वन वेक्टर क्वांटिटी? फर्स्ट रो में एनर्जी एंड वेलोसिटी, तो एनर्जी स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी मास एंड टाइम दोनों स्केलर हैं, मोमेंटम एंड वेट दोनों वेक्टर्स हैं, डिस्टेंस एंड टेम्परेचर दोनों स्केलर्स हैं। ओके, नंबर 5, द टेबल गिव्स डेटा अबाउट 4 लिक्विड्स W, X, Y एंड Z। तो लिक्विड W के लिए मास और वॉल्यूम दोनों गिवन है, X के लिए भी गिवन है, Y के लिए भी है और Z के लिए भी है। नन ऑफ द लिक्विड्स मिक्सेस विद एनी ऑफ द अदर लिक्विड्स, और मिक्सिंग ना होने की रीजन इनकी डेंसिटीज का अलग अलग होना है। ऑल द लिक्विड्स आर पुट इन द सेम कंटेनर एंड settle to form 4 separate layers. Which statement is correct? W forms the layer below X, X forms the top layer, Y forms the bottom layer, Z forms the layer below Y. अब कौन सा लिक्विड कहाँ सेटल हो रहा होगा उसके लिए हमें इनकी डेंसिटीज पहले फाइंड करनी होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी रो इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम। तो हर लिक्विड के मास को उसके वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे तो हमें डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। सो डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर द W इज 1। X के लिए हम 20 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1.33 समथिंग आंसर आ जाएगा। 30 डिवाइडेड बाई 50 विल गिव 0.6 और 40 डिवाइडेड बाई 50 विल गिव 0.8। अब सबसे ज्यादा जो डेंस लिक्विड होगा वो बॉटम लेयर पे जाएगा, और सबसे ज्यादा जो लाइटर लिक्विड होगा या लेस डेंस लिक्विड होगा वो सबसे टॉप लेयर पे जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि W फॉर्म्स द लेयर बिलो X।
W की डेंसिटी है 1 और X की डेंसिटी है 1.33। तो लेस डेंस कभी भी मोर डेंस के नीचे लेयर फॉर्म नहीं कर सकता, ये ऑप्शन सही नहीं है। X फॉर्म्स द टॉप लेयर। X की जो डेंसिटी है वो तो हाईएस्ट है, तो ये टॉप लेयर पे नहीं आ सकता। Y फॉर्म्स द बॉटम लेयर। Y की डेंसिटी सबसे लीस्ट है, तो लीस्ट वाला बॉटम पे नहीं जाता, हाईएस्ट डेंसिटी वाला बॉटम पे जाता है। Z फॉर्म्स द लेयर बिलो Y। तो Z की जो लेयर है वो Y के नीचे होगी, और ये बात सही है कि Z की डेंसिटी ज्यादा है, सो इट शुड बी बिलो, और Y की डेंसिटी कम है तो वो उसको उसके ऊपर होना चाहिए। लास्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, अ वेटलेस बीम, यानी ये एक ऐसा बीम है जिसका अपना कोई वेट नहीं है, इज बैलेंस्ड ऑन अ पिवट एज शोन, फोर्सेस P, Q एंड R एक्ट ऑन द बीम। अब इस फिगर में हमें यहाँ पे ये वेटलेस बीम नजर आ रहा है, इसको एक पॉइंट पे पिवट किया गया है। पिवट के एक तरफ फोर्स आर है जो कि डिस्टेंस ए पे एक्ट कर रही है फ्रॉम द पिवट, और ये इसके अंदर एक क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रही है। इसी तरह से पिवट की दूसरी साइड पे दो फोर्सेज हैं। पहली फोर्स क्यू की है, एट अ डिस्टेंस बी एक्ट कर रही है, और ये भी इस बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो आर और क्यू दोनों क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्रिएट कर रही हैं। अच्छा, अगर मैं इनका मोमेंट फाइंड करूंगा तो मैं फोर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा with the perpendicular distance between the pivot and the line of action of force। तो एक तो क्लॉकवाइज ये हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास Q मल्टीप्लाइड बाय B हो जाएगा। अच्छा, अगर हम P वाली फोर्स को देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रही है, और वो एक्ट कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम द पिवट। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है जिसकी एक साइड पे एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरी साइड पे हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करने वाली फोर्सेस है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें देखना है। तो ये वाला करेक्ट नहीं है। सिमिलरली इसमें सेकंड ऑप्शन में ये इधर मूव हो गया, लेकिन जो डिस्टेंस पी के साथ लिखा हुआ है वो करेक्ट नहीं है। फिर पी के साथ डिस्टेंस सही है, इसको हमने दूसरी साइड पे मूव किया तो यहाँ के सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, एडिशन का साइन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। सो पी इंटू डी माइनस क्यू इंटू बी, क्योंकि क्यू इंटू बी को दूसरी साइड पे मूव कर दिया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू आर इंटू ए। तो लास्ट वाले ऑप्शन में ये पूरी जो इक्वेशन है ये करेक्टली अरेंज्ड है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, an object is moving at plus 3.0 meters per second. A force acts on the object. After a time, the object is moving at minus 4.0 meters per second. यानी उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी चेंज हो गई है और फोर्स की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.0 kilograms. व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी? तो चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स भी कहते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी लिख सकते हैं। इट वुड बी मास टाइम्स चेंज इन स्पीड। तो चेंज इन स्पीड होगा फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन टू बी 5.0 किलोग्राम। फाइनल स्पीड इज माइनस 4.0 माइनस इनिशियल स्पीड इज पॉजिटिव 3.0। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय दोनों नेगेटिव क्वांटिटीज ऐड होके ये बन जाएंगी। तो फाइनल आंसर हमें माइनस 35 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मिल जाना चाहिए। सो इट इज माइनस 35 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड, और इसमें ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, द डायग्राम शोज अ कॉलम ऑफ लिक्विड, द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड इज 6000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड? प्रेशर ऑफ द लिक्विड का फॉर्मूला होता है रो जी एच। प्रेशर हमें गिवन है 6000, डेंसिटी हमने फाइंड करनी है, 9.8 हम जी की वैल्यू यूज करेंगे, और डेप्थ 50 है जिसे 100 से डिवाइड करके हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में। तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। तो ये आंसर दे रहा है 1224.49 किलोग्राम मीटर्स पर किलोग्राम पर मीटर्स क्यूब। इसका जो नियरेस्ट आंसर है वो ये ऑप्शन बी बनेगा, टू सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स अ चेंज ऑफ स्टेट? अ गैस कंडेंसेस टू फॉर्म अ लिक्विड। ये बिल्कुल सही है। अ लिक्विड मेल्ट्स टू फॉर्म अ सॉलिड, मेल्ट्स का वर्ड यहाँ पे सही नहीं है, फ्रीजेज आना चाहिए। अ सॉलिड कंडेंसेस टू फॉर्म अ लिक्विड, मेल्ट्स होगा यहाँ पे। अ सॉलिड बॉइल्स टू फॉर्म अ गैस, तो बॉइल्स का वर्ड भी यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसमें
करेक्ट है, जिसमें चेंज ऑफ स्टेट को करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, द डायग्राम शोज अ पैन यूज फॉर कुकिंग। तो यहाँ पे हैंडल ऑफ द पैन है, बेस ऑफ द पैन है। विच रो इज करेक्ट फॉर द मटेरियल्स यूज टू मेक द बेस ऑफ द पैन एंड द हैंडल ऑफ द पैन? बेस ऑफ द पैन, it should be a good thermal conductor. बाकी हैंडल ऑफ द पैन, it should be a good thermal insulator या पुअर थर्मल कंडक्टर। तो ये जो दोनों बातें मैच हो रही हैं वो ऑप्शन बी में हमारे पास मैच हो रही हैं। तो ऑप्शन बी, बेस ऑफ द पैन शुड बी अ गुड थर्मल कंडक्टर and the handle of the pan should be a poor thermal conductor. Question number 11. Solar heating panels consist of pipes carrying water that absorb radiation from the sun. Which texture and color is the surface of the pipes so that the temperature of the water rises at the quickest rate? तो शाइनी और डल में से डल होना चाहिए क्योंकि शाइनी रिफ्लेक्ट करता है, डल एब्जॉर्ब करता है। और इसी तरह ब्लैक और व्हाइट में से ब्लैक होना चाहिए बिकॉज इट इज अ गुड एब्सॉर्बर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट द सरफेस शुड बी डल ब्लैक। व्हेन पोलन ग्रेन्स in water are viewed through a microscope, they are seen to be in continuous rapid random motion. What causes a pollen grain to move in this way? Convection currents in the water, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे convection current भी हो। bombardment by a single molecule of water, तो सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं होता, काफी सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। अनइवन बम्बार्डमेंट ऑन डिफरेंट साइड्स बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये ऑप्शन सही है कि उनसे वाटर मॉलिक्यूल्स आके पोलन ग्रेन से हिट कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर सीन इन कंटिन्यूअस रैपिड रैंडम मोशन एंड कोलिजन विद अनदर पोलन ग्रेन्स। ये भी सही ऑप्शन नहीं है कि ये आपस में कोलिजन की वजह से इस तरह की मूवमेंट शो करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13. A circular flat-bottomed dish contains 100 centimeter cube of water. Students are asked how to increase the rate at which the water evaporate. ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने वो फैक्टर्स देखने जिससे हम रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज कर लेंगे। देयर सजेशंस आर लिस्टेड। स्टूडेंट 1, pour the water into a flat bottom dish of larger diameter. और लार्जर डायमीटर से ऑब्वियसली हमारे पास सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। स्टूडेंट 2, कूल द डिश एंड वाटर। कूलिंग जो है उसमें टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर का कम होना रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि डिक्रीज कर देगा। स्टूडेंट 3, क्रिएट अ करंट ऑफ एयर ओवर द डिश विद अ फैन। तो ये जो करंट ऑफ एयर होगा ये इवेपोरेशन को सपोर्ट करेगा और ज्यादा मॉलिक्यूल उसकी सरफेस पे एयर मॉलिक्यूल्स के साथ हिट करके एनर्जी गेन करके स्केप करते रहेंगे। विच सजेशंस विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन? सो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इंक्रीज बाय 1 and 3 ओनली। 2 का जो सजेशन है वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज नहीं करवाएगा। मैटर कंसिस्ट ऑफ very small particles in a continual state of motion. Which row describes the behavior of particles in a liquid? Force between particles is strong and weak, तो strong वाला ऑप्शन सही है। Motion of particles move randomly at high speed, ये ऑप्शन सही नहीं है। Vibrate but change positions, ये बिल्कुल सही है। Vibrate in fixed positions, ये solids में होता है। Move randomly at high speed, ये भी gases में होता है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 15 देखते हैं। The diagram shows the equipment used in an experiment on the heating of aluminium. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ना एक हीटर है जो कि हीटिंग एलिमेंट के तौर पे यूज हो रहा है। इसको हमने पावर सप्लाई दी हुई है, करंट जो इसमें से पास हो रहा है उसको मेजर करने के लिए एम मीटर है और पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है टू मेजर द वोल्टेज सप्लाई टू द हीटर। उसके साथ साथ एक थर्मोमीटर है और ये उसके टेम्परेचर को नोट कर रहा है। ये एल्यूमिनियम ब्लॉक है जिसके साइड्स पे फिर हमने इंसुलेशंस लगाई हुई हैं ताकि हीट स्केप ना करे। द टेबल गिव्स द रिजल्ट्स फॉर द एक्सपेरिमेंट। मास ऑफ द ब्लॉक इज दिस मच, वोल्टेज एंड करंट उन दोनों की वैल्यूज भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम इज दिस मच। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज इन द ब्लॉक? इस ब्लॉक में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर राइज हो सकता है ये हमने बताना है। ओके, तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। इसको हम कैपिटल E के साथ भी लिखते हैं कि E इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। अब एनर्जी जो होगी वो हम फाइंड करेंगे पावर के फॉर्मूले से। पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, और पावर हम उसको VI से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला भी है VIT।
वोल्टेज हमें गिवन है 12, करंट है 5 और टाइम है 300 का 18,000 जूल्स। ये एनर्जी प्रोवाइड हो रही है बाय द हीटर। तो 18,000 जूल्स इज इक्वल टू मास इज 0.80, सी की वैल्यू हम 900 पुट करेंगे और इसके अगेंस्ट में डेल्टा टी फाइंड कर लेंगे। सो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाय 0.80 इंटू 900। टेम्परेचर राइज आ रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें से जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। ये मैक्सिमम टेम्परेचर पॉसिबल टेम्परेचर राइज है जो कि इस सारी कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द डायग्राम शोज अ वेव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अनडिस्टर्ब पोजीशन एंड पोजीशन अलोंग वेव। इनका एक ग्राफ बना हुआ है। विच डायमेंशंस डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव। और ये जो P है ये डबल ऑफ द एम्पलीट्यूड के इक्वल है। इसी तरह R एक एम्पलीट्यूड है। Q वाली जो क्वांटिटी है ये कंप्लीट वेव को, वेव लेंथ को डिस्क्राइब कर रही है और S वाली जो क्वांटिटी है ये हाफ ऑफ द वेव को डिस्क्राइब कर रही है। तो ऑप्शंस एक एक करके देख लेते हैं। ए में है P इज द एम्पलीट्यूड एंड S इज द स्पीड। ये सही नहीं है, ना ये एम्पलीट्यूड है ना S स्पीड है। P इज द स्पीड एंड Q इज द वेवलेंथ। Q वेवलेंथ सही है, P वाला ऑप्शन सही नहीं है। R इज द एम्पलीट्यूड एंड Q इज द वेवलेंथ। इसमें दोनों चीजें सही हैं। R से एम्पलीट्यूड शो हो रहा है, Q से वेवलेंथ शो हो रही है। और D, R is the amplitude and S is the wavelength। S वाला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, which row describes some characteristics of an image formed in a plane mirror। इमेज टाइप रियल और वर्चुअल। तो हमें पता है कि प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। ओके, वर्चुअल के साथ दो ऑप्शंस हैं, डिमिनिश्ड एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो सेम साइज की बनती है इमेज, डिमिनिश नहीं होती। 18, the range of audible frequencies for elephant is 10 hertz to 12,000 hertz and for horses it is 55 hertz to 33,000 hertz. Which statement about the range of audible frequencies for a healthy human ear is correct? The human ear can hear all sounds heard by both elephants and horses। तो ये बात सही नहीं है। हॉर्सेस की जो अपर लिमिट है ना वो एक्सीड कर रही है और एलिफेंट्स के लिए जो लोअर लिमिट है वो एक्सीड कर रही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। द ह्यूमन एयर कैन हेयर ऑल साउंड्स हर्ड बाय एलिफेंट्स बट नॉट ऑल दोज हर्ड बाय हॉर्सेस। ये भी सही नहीं है। एलिफेंट्स के लिए जो 10 हर्ट्ज वाली लोअर साइड है ये हमारी हेयरिंग रेंज से बाहर होती है। द ह्यूमन एयर कैन हेयर ऑल साउंड्स हर्ड बाय हॉर्सेस, ये वाली भी सही नहीं है। 33,000 की साउंड हम नहीं हेयरिंग कर सकते उसकी। द ह्यूमन एयर कैन नॉट हेयर ऑल साउंड्स हर्ड बाय एलिफेंट्स नॉट दोज हर्ड बाय हॉर्सेस। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पार्शली हेयरिंग रेंज में जो आएगी 20 to 20,000 हर्ट्ज वो यानी ह्यूमन एयर के लिए पॉसिबल होगा उसका हेयरिंग, अदरवाइज जो इस रेंज से एक्सीड होगा वो ऑडिबल नहीं। Question number 19. An object is placed in front of a plane mirror. The ray diagram shows the reflection of one ray of the light from the object by the mirror. Where does the plane, where does the mirror form an image of the object? तो होता ये कि हमने जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करना होता है और इतना हम एक्सटेंड करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस इमेज एंड द मिरर इट शुड रिमेन द सेम। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ना यही वाला करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं है कि उसमें इंसिडेंट रे को आगे प्रोलॉन्ग किया है और सी में इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है जो कि सही नहीं है और डी में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे आके रे ने हिट किया वहां पे बनाई है तो वो भी सही नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। Okay. Question number 20. Light reflects as it enters glass from the air. As shown, which expression is equal to refractive index of the glass? So refractive index is sine of incidence divided by sine of refraction. और यहाँ पे जो इंसिडेंस का एंगल होगा वो θ1 से रिप्रेजेंट नहीं होगा, वो असल में नॉर्मल से इंसिडेंस रे तक बनने वाला एंगल होना चाहिए। तो ये वाला एंगल जो होगा ये हमारा इंसिडेंस का एंगल होगा और इंसिडेंस यहाँ पर होना चाहिए 90 डिग्री माइनस θ1। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो θ2 से ही रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर और इंसिडेंस की जगह हम लिख देंगे 90 माइनस θ1 एंड आर की जगह θ2। तो उसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21. लाइट ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 3.0 into 10 raised to 8 meters per second
strikes the surface of a glass block and undergoes refraction as it enters the block. The diagram shows a ray of this light before and after it enters the block. तो इस तरह से रे आ रही थी, dense medium में enter हो गई, so it bended towards the normal. What is the speed of light in the glass? Glass में speed of light क्या होगी? अच्छा, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें दो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे. सबसे पहली चीज ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर divided by the speed of light in any medium. So the speed of light in any medium is represented by v. ये हमने फाइंड करना है. उसके लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर पता होनी चाहिए, क्योंकि वैक्यूम और एयर में एक जैसी ऑलमोस्ट स्पीड होती है, तो वो हमें यहाँ पे गिवन है. 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से ये लाइट मूव करती हुई आएगी. साथ साथ हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे एंगल्स ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन गिवन है. तो उसके लिए फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास के लिए यहाँ पे हम 33 पुट करेंगे और न्यूमरेटर में साइन ऑफ 55. अब ये जो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई 1.52. इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे. सो ये बन जाएगा 3.0 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वी. तो आंसर आ रहा है 1.97 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड. तो इससे जो नियरेस्ट आंसर है वो बी वाला ऑप्शन है. तो बी विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास. चलें 22 पे चलते हैं. विच रो अबाउट कन्वर्जिंग lenses एंड डाइवर्जिंग lenses इज करेक्ट? Converging lenses always produce inverted images, सही नहीं है. Can be used as magnifying glasses, ये बात सही है. Can be used to correct short-sightedness, can produce real and virtual image. Diverging lens के बारे में, can focus a parallel beam of light, focus नहीं कर सकते. Do not have a principal focus, ये भी सही नहीं है. Are usually thinner than converging lens, ये भी सही नहीं है. Can be used to correct short-sightedness. तो short-sightedness diverging lens से correct होती है, और उसके साथ साथ कैन प्रोड्यूस रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये वाला ऑप्शन दोनों के लिए फिर करेक्ट हो जाएगा. 23 पे चलते हैं. अ चार्ज रॉड x इज प्लेस्ड ऑन अ बैलेंस एंड अनदर रॉड y इज ब्रॉट क्लोज टू इट एज शोन. तो जब हमने x एक रॉड रखी हुई थी तो उसका एक मास बैलेंस शो कर रहा है. अब एक और रॉड y उसके नियरर लेकर आ रहे हैं, लेकिन हालांकि हमने उसको बैलेंस पे प्लेस नहीं किया है, फिर भी हम देख रहे हैं कि बैलेंस की जो रीडिंग है वो स्लाइटली इंक्रीज हो रही है 0.4 ग्राम से. Which combination of charges would cause the change in the balance reading shown? अब ये जो बैलेंस की रीडिंग इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द एक्स, वो इंक्रीज हो रही है. तो ये जो इंक्रीज होनी है वेट, यानी ये जो फोर्स का इंक्रीज होना है, ये बेसिकली इस वजह से हो रहा है कि ये जो रॉड वाई है ये इसको रिपेल करवा रही है, और रिपल्जन की जो फोर्स है वो वेट की फोर्स के साथ ऐड होकर ज्यादा रीडिंग प्रोड्यूस कर रही है. तो पहला ऑप्शन है नेगेटिव चार्ज, ये सही हो सकता है. नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो रिपल्जन तो नहीं होगी. नेगेटिव एंड नो चार्ज, ये भी सही नहीं है. पॉजिटिव एंड नो चार्ज, ये भी सही नहीं है. तो ऑप्शन ए सही है कि सिमिलर चार्जेस का ऑप्शन होना चाहिए जो कि एक दूसरे को रिपेल करें. 24. What is the unit of potential difference? So potential difference is work done per unit charge, जिससे इसकी यूनिट बनती है जूल्स पर कूलम, और इसी को फिर हम साइंटिस्ट के नेम पे वोल्ट्स भी कहते हैं. तो गिवन ऑप्शंस में से डी वाला करेक्ट होगा. ओके, द डायग्राम शोज अ ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड पे 22,000 वोल्ट्स और 550 टर्न्स हैं. इसी तरह से आउटपुट वोल्टेज हमने कैलकुलेट करना है, और 115 टर्न्स इसकी सेकेंडरी साइड पे हैं. आयरन कोर भी हमें शोन है. व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी divided by number of turns on the secondary is equal to voltage on the primary divided by voltage on the secondary. So secondary voltage will be equal to primary voltage multiplied by number of turns on the secondary divided by number of turns on the primary. तो values put कर देते हैं. पहली value put होगी 22,000 volts, secondary के turns हैं 115, primary के turns हैं 550. तो इससे आंसर आ रहा है 4600 वोल्ट्स, और सी का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. वैसे भी ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो आउटपुट में हमें वोल्टेज कम होके मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 26. द डायग्राम शोज 2 अरेंजमेंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स. डायग्राम 1.
इसमें हम देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल के दरमियान में एक पॉइंट पी है, और डायग्राम 2 में नॉर्थ एंड साउथ अब ऑपोजिट पोल्स हैं, और दो पॉइंट्स क्यू एंड आर यहाँ पे मार्क हैं. 3 points P, Q and R are shown, at which point is the magnetic field due to the magnet weakest and at which point it is the strongest. तो वीकेस्ट एट पी, ये बात सही है. वीकेस्ट एट क्यू, क्यू पे वीकेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि क्यू वाली कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्थ एंड साउथ दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और अट्रैक्शन की वजह से दरम्यान में कोई नल पॉइंट नहीं बनेगा. लेकिन पी वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर रेज जो भी बाहर निकल रही होंगी वो एक नल पॉइंट क्रिएट कर देंगी. यहाँ से निकलने वाली रेज यूं चली जाएंगी और यहाँ से निकलने वाली रे यूं चली जाएगी, तो ये वीकेस्ट वाला पॉइंट बन जाएगा. तो ए या बी में से अब एक ऑप्शन करेक्ट होगा. स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू और एट आर. तो एट आर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू वन एंड ऑफ द मैग्नेटिक पोल, और ये सिचुएशन भी वो है जहां पर हमारे पास अट्रैक्शन हो रही है. तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. क्यू दोनों पोल से थोड़े डिस्टेंस पे है, तो वहां पे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. 27. A nichrome wire P has a length of 1 meter and diameter of 1.0 millimeters. A second nichrome wire Q has a length of 2 meters and diameter of 2.0 millimeter square. Which statement correctly compares the resistance of Q with the resistance of P? लेंथ वाइज अगर हम देखें तो P की जो भी लेंथ है 1, Q की लेंथ उसकी डबल हो गई है, तो लेंथ के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी डबल हो जाती है. डायमीटर वाइज अगर हम देखें तो एक का डायमीटर 1 है और दूसरी का डायमीटर 2 है, तो रेजिस्टेंस जो होती है वो डायमीटर स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो अगर हम डायमीटर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी. सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर. तो अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी. अगर हम डायमीटर को मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं, डबल करते हैं, तो इस 2 पे फिर एक स्क्वायर अप्लाई होगा, और हमारी जो रेजिस्टेंस है इट वुड बी डिवाइडेड बाय 4. तो अब स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. द रेजिस्टेंस ऑफ क्यू इज 1/4 ऑफ रेजिस्टेंस पी. अगर इसकी रेजिस्टेंस को हम आर कंसिडर करें, तो सेकंड नाइक्रोम वायर की जो रेजिस्टेंस है लेंथ डबल होने की वजह से वो 2R हो जाएगी, और डायमीटर डबल होने की वजह से 2R वुड गेट डिवाइडेड बाय 4. इसका मतलब है कि R इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 2. दोनों के इम्पैक्ट का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो ये आ रहा होगा. तो अब R/2 1/4 तो नहीं है, 1/4 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है. द रेजिस्टेंस ऑफ क्यू इज 1/2 ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ पी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. इसी तरह द रेजिस्टेंस ऑफ क्यू इज सेम एज ऑफ पी, ये भी सही नहीं है. द रेजिस्टेंस ऑफ क्यू इज 4 टाइम्स, ये भी सही नहीं है. तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट. 28. A student has two resistors. One resistor has a resistance of 2 ohms and the other has a resistance of 40 kilo ohms. Which statement is correct? When connected in parallel, the combined resistance is 1.9 ohms. When connected in parallel, the combined resistance is 2 ohms. When connected in parallel, the combined resistance is 1.9 ohm. When connected in series, the combined resistance is 1.9 ohms, and when connected in series, the combined resistance is 42 ohms. अच्छा, पहली बात तो ये कि जब भी हम इन्हें सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो भी रेजिस्टेंस का सम होगा वो सिंपली दोनों के एडिशन के इक्वल होगा. तो एक रेजिस्टेंस 2 ओम्स है और दूसरी 40,000 ओम्स है, तो 40,000 में 2 ऐड होनी चाहिए, तो ये ऑप्शंस तो करेक्ट नहीं है. इसी तरह जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो जब एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस के साथ बहुत बड़ी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होती है पैरेलल, तो करंट जो होता है वो हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ लेता है. तो ऑलमोस्ट सारा करंट 2 ओम्स की रेजिस्टेंस में से ही पास हो जाएगा, और 40 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस वाले पाथ में से कोई करंट पास नहीं होगा. तो ये जो सर्किट होगा ये टोटल 2 ओम्स की रेजिस्टेंस ही ऑफर कर रहा होगा, और वो वाला जो दूसरी पैरेलल ब्रांच होगी दूसरे रेजिस्टेंस के साथ, वो एज एन ओपन पाथ या ओपन स्विच बिहेव करेगी, और कोई भी करंट इतनी बड़ी रेजिस्टेंस में से पास नहीं होगा व्हेन द करंट हैज अवेलेबल अ पाथ वेयर द रेजिस्टेंस इज वेरी लेस और वेरी लो. अच्छा जी, 29. इन विच सर्किट डू बोथ लैम्प्स लाइट? दोनों लैंप्स वर्किंग कर रहे हों, वो कंडीशन हमने इसमें से देखनी है. अच्छा जी, पहले वाले में देखें करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा, और डायोड का जो कैथोड है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये एज एन ओपन स्विच बिहेव करेगा, रिवर्स बाइस है, कोई करंट पास नहीं होगा. ना ये लैंप लाइट अप हो सकता है ना ये लाइट अप हो सकता है. यहाँ पे देखते हैं करंट यहाँ से पास होगा इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, दोनों में डिवाइड होकर जाएगा, और फिर जब रिटर्न कर रहा होगा तो ये जो डायोड है इसका एनोड नेगेटिव से कनेक्टेड है,
तो अगेन यहाँ पे रिवर्स बाइस की सिचुएशन है। तो रिवर्स बाइस होने की वजह से यहाँ से ओपन सर्किट हो जाएगा और इसमें से भी कोई करंट पास नहीं होगा, न ये लैंप ऑन होगा न ये लैंप ऑन होगा। सी में देखते हैं, करंट पास होना चाहिए यहाँ से, और यहाँ पे जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये एज अ क्लोज स्विच बिहेव करेगा, कुछ करंट डिवाइड होकर यहाँ से जाएगा, तो दोनों लैंप्स लाइट अप हो जाएंगे। और यहाँ पे भी मसला ये है कि बैटरी के नेगेटिव से ये पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो ये वाली ब्रांच में से तो कोई करंट पास नहीं हो सकता, तो फिर सारा करंट जो है ना वो यहाँ से पास हो जाएगा और दूसरी ब्रांच में दूसरा जो लैंप लगा हुआ है वो लाइट अप नहीं हो सकेगा। तो इसमें ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा, जिसमें दोनों लैंप्स एक साथ ऑन हो रहे होंगे। 30. An isotope of strontium has the nuclide notation 84 and 38. How many protons and neutrons are there in a nucleus of this isotope? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारे पास सिंपली 38 होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हम टोटल मास नंबर में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आंसर हमारे पास 46 आ जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। A student is investigating the count rate of a radioactive substance. How much he adjust his reading for the how must he adjust his reading for the background count rate? Add the background count rate to this reading to his readings. Ignore the background count rate as it will not affect his reading. Subtract the background count from his readings. तो जो करेक्शन होती है वो सब्ट्रैक्शन से होती है। हम अपनी डिटेक्टेड जो रीडिंग होती है उसमें से बैकग्राउंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर रीडिंग के अंदर करेक्शन हो जाती है। टेक रिपीटेड रीडिंग्स टू एलिमिनेट द बैकग्राउंड, ऐसे भी नहीं होता, तो सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है। 32. व्हाट अकर्स ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन? टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई जॉइन टुगेदर एंड एमिट एनर्जी। ऑप्शन बिल्कुल सही है। टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई जॉइन टुगेदर एंड एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब नहीं करते एनर्जी बल्कि एमिट करते हैं। अ हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस स्प्लिट्स, ये फिजन में होता है, एंड एमिट्स एनर्जी। अ हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस स्प्लिट्स एंड एब्जॉर्ब्स एनर्जी, तो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन नहीं होती फिजन में। ओके, 33 पे चलते हैं। A beta particle enters a uniform magnetic field directed into the page and deflects downwards as shown. Which direction of electric field would also deflect an electron downwards? Into the page, out of the page, down the page, up the page. तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, फॉर एग्जांपल इस तरह से एक प्लेट हो और इसी तरह यहाँ पे एक और ऑपोजिट चार्ज की प्लेट हो, और हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी बीम आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की वो जब फील्ड में एंटर हो तो वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट कर जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट होनी चाहिए और अपवर्ड्स हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए, ताकि नेगेटिव उसको रिपेल करे और बॉटम वाली उसको अट्रैक्ट करे। तो अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से इमिट होंगी और नेगेटिव में एंटर हो रही होंगी, तो जो करेक्ट डायरेक्शन यहाँ पे बनेगी वो अप द पेज बनेगी, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 34. The radioactive isotope radon is an alpha emitter. During this radioactive decay, an isotope of polonium PO is produced. अब जब रेडॉन ने अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया और ये कन्वर्ट हो गया पोलोनियम में, तो सबसे पहले अल्फा की डिटेल देख लेते हैं। अल्फा में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, सो मास नंबर इज 4 एंड प्रोटॉन नंबर इज 2। पोलोनियम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बचेंगे वो 84 होंगे और इसका मास नंबर 218 होगा। अच्छा, अब इसमें से अगर हमने न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो हम 218 में से 84 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जी, इसका आंसर आ रहा है 134, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा कि पोलोनियम में 134 न्यूट्रॉन्स हैं। 35. Which statement gives 2 safety precautions to take when a person is working with ionizing radiation? First option, decrease exposure time and decrease distance between the person and the source. तो ये जो decrease the distance है ये सही नहीं है, डिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहिए। डिक्रीज एक्सपोजर टाइम एंड इंक्रीज द डिस्टेंस, तो ये बात सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज एक्सपोजर टाइम ये भी सही नहीं है, एंड इंक्रीज एक्सपोजर टाइम एंड इंक्रीज द डिस्टेंस और डिक्रीज द डिस्टेंस, तो एक्सपोजर टाइम को डिक्रीज करना है और डिस्टेंस को इंक्रीज करना है, तो ये दोनों सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगे इस सिचुएशन के लिए। 36. Which list correctly shows the planets in descending order of distance from the sun? तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑर्डर है वो नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर है। ये चारों वो प्लैनेट्स हैं जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद हमें मिलते हैं, और इसमें सबसे फार अवे नेपच्यून होता है, फिर उसके बाद यूरेनस है, सैटर्न है, और फिर सबसे नियरेस्ट इन चारों में जुपिटर होता है। क्वेश्चन 37.
The sun radiates most of its energy in three regions of the electromagnetic spectrum. In the pie chart, region 1 is infrared, region 2 is visible light. What is region 3? रीजन 3 जो होता है वो अल्ट्रावायलेट होता है. सो इंफ्रारेड, विजिबल लाइट एंड अल्ट्रावायलेट, इन तीन रीजन्स में सन मोस्टली अपनी रेडिएशन एमिट करता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिर ओजोन लेयर ब्लॉक करती है और उसको नीचे नहीं आने देती क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है और डैमेजिंग होती है. The diagram shows a comet moving in an elliptical orbit around the sun. At which position is the comet moving with the greatest speed? तो greatest speed उस वक्त होगी जब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन लीस्ट होगा. तो वो जो डिस्टेंस है वो ए पे लीस्ट है, यहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा होगी और स्पीड सबसे कम उस वक्त होगी जब इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, यानी डी पे. Nuclear reactions in the sun release large quantities of energy. Which statement about this process is correct? It involves the fission of helium. तो fission तो नहीं होता है. It involves fission of hydrogen. ये भी सही नहीं है. It involves fusion of helium to produce hydrogen. ये भी सही नहीं है. It involves the fusion of hydrogen to produce helium. तो last option यहाँ पे correct है. Okay, last question 40. The table gives data about 4 planets in our solar system. Uranus, mean surface temperature, Earth, planet X and planet Y. What are planet X and Y? तो जो planet सन से जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उसका टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर जो होगा वो उतना कम होगा. तो हम देख रहे हैं कि अर्थ का जो है ना वो है 15 और 195 यूरेनस. ये यानी बाकी जो दो प्लैनेट्स हैं उनके टेम्परेचर -195 से कम है. तो इसका मतलब है कि अर्थ और यूरेनस के इन बिटवीन इनको होना चाहिए. और इसमें जो दो ऑप्शंस बनते हैं वो एक मार्स का और सैटर्न का बनता है. तो मार्स जो है वो वेरी नेक्स्ट टू अर्थ है और फिर उसके बाद सैटर्न आ जाता है. तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा.